हाँ जी, सोल्यूशन अपने साथ रखना है और जो जो चीजें आपने गलत की हैं उसको ना इम्प्रूव करना है। जो आपको लग रहा है कि आपके नंबर तो पूरे आने चाहिए थे, कम क्यों आए। हाँ जी, सबसे पहले which of the following statement is correct? It is always necessary to determine both the assets fair value less cost of disposal and its value in use. क्या कहता है? It is always necessary to determine. कहता है ये हमेशा है कि आपने फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी फाइंड करना है और वैल्यू इन यूज भी फाइंड करना है। अगर आपने बुक पढ़ी है तो ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं है। अगर क्योंकि असल इंपेयरमेंट के अंदर क्या होता है, कैरिंग अमाउंट अगर इस एक्सीड कर जाए रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। अब कैरिंग अमाउंट अगर एक्सीड कर जाए, अब अगर इन दोनों वैल्यू में से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फेयर वैल्यू से ज्यादा हो जाए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से ज्यादा हो जाए, फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, हमारे पास सपोज दैट कैरिंग अमाउंट आ जाती है 50। अब अगर हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 50 से कम होगी तो एसेट इंपेयर होगा, अगर 50 से ज्यादा होगी फिर तो एसेट इंपेयर होगा ही नहीं। अगर इन दोनों में से एक वैल्यू भी 50 से ज्यादा चली जाए, एक वैल्यू भी 50 से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब है हमें फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर तो एसेट इंपेयर होना ही नहीं है। अगर उससे दूसरी वैल्यू हायर होगी तब तो पहले ही हायर है, तो फिर वो एसेट का जो इंपेयरमेंट टेस्ट है वो लगेगा नहीं। हाँ, फेयर कैरिंग अमाउंट से कम होगी तब हम दूसरी वैल्यू भी फाइंड करेंगे कहीं वो ना बढ़ जाए, बट दोनों में से अगर एक वैल्यू ज्यादा आ जाए तो दूसरी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम कहेंगे ये एसेट इंपेयर नहीं होगा। तो ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना ऑलवेज, ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। उसके बाद an entity shall estimate the recoverable amount of the asset at each year end. estimate the recoverable amount कहता है हर साल के एंड पे वो रिकवरेबल अमाउंट फाइंड कर। अगर ऐसा होता ना तो हम IAS 16 का सवाल करते वक्त हमेशा रिकवरेबल अमाउंट फाइंड कर रहे होते। ये तब रिकवरेबल अमाउंट फाइंड करते हैं जब इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना हो, तो हर साल तो इंपेयरमेंट टेस्ट लगाते ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर, तो आपका आंसर इसका आएगा बी। दूसरा पार्ट है द कैरिंग वैल्यू ऑफ द प्लांट जून 23 26 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट इज एस्टिमेटेड 25 मिलियन। कैरिंग अमाउंट है 26 मिलियन, फेयर वैल्यू है 25 मिलियन, वाइल इट्स कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल एस्टिमेटेड 3 मिलियन। तो अगर हम बात करें फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की, वो कितनी आ जाएगी 23 22, 25 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो 22 मिलियन। द प्लांट कैश फ्लो फॉर द नेक्स्ट 5 years आर एस्टिमेटेड टू बी 7 मिलियन पर एनम, मतलब हर साल 7 मिलियन का कैश फ्लो आएगा अगले 5 सालों में। प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स डिस्काउंट रेट है 16% एंड, और हम इंपेयरमेंट में कौन सा ट्रेड लेते हैं, प्री टैक्स। कहता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रिकवरेबल अमाउंट। अब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है भला, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 7 मिलियन को 5 सालों के लिए फाइंड कर लो, या इसके ऊपर एन्युटी का फार्मूला लगा, क्योंकि हर साल 7 मिलियन है, तो चाहे तो आप एन्युटी का डिस्काउंट फैक्टर लगा लो, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला R इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस n ओवर आई, या फिर 5 सालों के लिए 7 ओवर 1 पॉइंट, रेट क्या है 16%,
1/6 की पावर 1 प्लस 7 ओवर 1.16 की पावर 2, 7 ओवर 1.16 की पावर 3, इसी तरह 7 ओवर 1.16 की पावर 4, या फिर इस तरह से कर लो। ये जो नीचे लिखा हो ना, ये बेसिकली डिस्काउंट फैक्टर लिखा मैंने। या फिर ऐसा कर लो कि हर साल का डिस्काउंट फैक्टर 5 सालों का लिख लो, फिर हर एक डिस्काउंट फैक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर, तो जिस मेथड से मर्जी करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू इसकी, कितनी? 22.92, और उसका कितना आ रहा था? 22 फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। तो इसमें से जो हायर वैल्यू होती है वो हमारी रिकवरेबल अमाउंट होती है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 23। उसके बाद है, अच्छा ये ना साथ साथ चीजें ना सीखते जाना कि गलती आखिर हो कहां पे रही है आपसे, अगर गलतियां कर रहे हो। IS 40 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड, कहता है कौन सी चीज है जो हम डिस्क्लोज नहीं करते? फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्कुल करते होते हैं, चाहे कॉस्ट मॉडल हो तब भी फेयर वैल्यू लिखनी होती है इसकी। डेप्रिसिएशन मेथड भी लिखते हैं क्योंकि उसने क्या कहा है कॉस्ट मॉडल के अंदर। अच्छा, अक्सर लोग ये समझ रहे होते हैं कि कॉस्ट मॉडल के अंदर शायद फेयर वैल्यू नहीं लिखते, IS 16 में नहीं लिखते। IS 40 में चाहे कॉस्ट मॉडल भी हो, फेयर वैल्यू फिर भी डिस्क्लोज करनी होती है। रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन मतलब किसे कहते हैं? वो जो टेबल नहीं बनाते वो रिकंसिलिएशन होता है। और रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हम कहीं डिस्क्लोज नहीं करते। Afternoon Limited uses cost model for its property, plant and equipment, and fair value model for its investment property. AL has an office building which was being used for admin purpose. At 1st July 2018, the building had the carrying amount 20 million. On that date, building was let out to the third party. पहले admin office था और अब जा रहा है लेट आउट, मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जिस दिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जा रहा था ना, उसकी जो कैरिंग अमाउंट थी वो 20 मिलियन थी बुक वैल्यू, और उस दिन उसकी जो फेयर वैल्यू थी वो थी 23 मतलब इसको हम ले आएंगे 23.4 मिलियन। 23.4 है ना, 23। और उसके बाद दिसंबर जून 19 के अंदर उसकी वैल्यू होगी 23 अच्छा, जब तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जाएगा तब तो वो IS 16 की तरह माना जाएगा। उसका जो डिफरेंस होगा वो OCI, मतलब जैसे रिवैल्यूएशन अगर कम है तो SOPL, अगर ज्यादा है तो OCL, तो इसका जो डिफरेंस है वो तो जाएगा OCI। अब जब हमें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिली तो वो 23 मिलियन की मिली, और उसके बाद हर साल के एंड पे जो उसकी फेयर वैल्यू का डिफरेंस आएगा वो SOPL में जाएगा अकॉर्डिंग टू IS 40। तो 23 से 23.4 हुआ, ये जो 0.4 मिलियन है ये हमारा जाएगा SOPL के अंदर। तो 0.4 मिलियन SOPL के अंदर और 3 मिलियन चला जाएगा OCI के अंदर। ये क्लियर है? पॉइंट नंबर 5, a company had 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at 1st October 2017। मतलब ये आपके पास पहले से ही एक डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो चुकी है, मतलब एक इनटेंजिबल एसेट पहले से पड़ा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर आपने एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, न्यू प्रोजेक्ट बिगेन एट सेम डेट। द रिसर्च स्टेज ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल December 17 एंड इनकर्ड 1.4 मिलियन। ये जो 1.4 मिलियन है ये किधर जाएगा? ये तो SOPL में जाएगा। From the date the project incurred development cost 800,000 per month। कहता है जिस दिन रिसर्च कब तक चली? दिसंबर 2017 तक।
उसके बाद ये डेवलपमेंट फेज में आ गया, और डेवलपमेंट के हर महीने की कॉस्ट कितनी लग रही है? 8 लाख। 1st April 2018 the director became confident that the project would be successful and yield a profit in excess of the cost. इसका मतलब है वो कैपिटलाइजेशन की शर्तें पूरी होगी। अच्छा, कैपिटलाइजेशन से पहले जो डेवलपमेंट फेज होता है ना, वो भी एसओपीएल में जा। अब 8 लाख पर मंथ है, तो इसके कितने महीने एसओपीएल में जाएंगे? 3 महीने। तो ये भी हमारे पास 2,40,000 बल्कि 24 लाख बन जाएगा। 24 लाख हमारा जाएगा एसओपीएल के अंदर, जो उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, फिर वो कैपिटलाइज होगा। द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन डेवलपमेंट 30 सितंबर 18 तक, मतलब वो डेवलपमेंट फेज में आ गया है, लेकिन अभी तक कंप्लीट, तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा अमोर्टाइज तो नहीं होगा, कैपिटलाइज होगी उसकी कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस जैसे पीपी में होता है, लेकिन वो डेप्रिशिएट अमोर्टाइज तब होगा जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। Capitalization development expenditures is amortized at 20% per annum using the straight line method. वो कहते हैं बताओ SOPL में क्या अमाउंट जाएगी। अब SOPL में एक तो ये 24 लाख जाएगा, एक ये 1.4 मिलियन मतलब 14 लाख जाएगा, और इसका 20% जाएगा 20 मिलियन का। वो जो 14 लाख है वो तो है ही सारा रिसर्च फेज, रिसर्च फेज तो सारा एसओपीएल में जाएगा, डेवलपमेंट फेज के 3 महीने एसओपीएल में जाएंगे, और जो पहले से हमारे पास एक एसेट पड़ा हुआ इंटेंजिबल, उसका 20% अमोर्टाइजेशन एसओपीएल में जाएगी। जो इस 8 मिलियन की वैल्यू आएगी जो कैपिटलाइज होना शुरू हुई है, वो अभी तक अवेलेबल फॉर यूज, अगर वो भी अवेलेबल फॉर यूज होती तो उसकी भी अमोर्टाइजेशन लेते। तो बताएं कितनी अमाउंट आ गई तीनों? 20 मिलियन प्लस 1.20 मिलियन का 20% 4 आ जाएगा, 1.4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और 2.4 ऐड 7.8 मिलियन। ओके होगी बात? कहां लिखा हुआ 20 मिलियन के साथ? कैपिटलाइज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एट कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड at 1st October 17 in respect of the product currently in production, currently in production, तो उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई है, उसका फायदा भी स्टार्ट हो चुका है। कहां लिखा हुआ है? नहीं, प्रोडक्शन तो कर रहा है ना, करंटली इन प्रोडक्शन का मतलब जो एसओपी यानी ये इंटेंजिबल एसेट होते हैं ना, ये डेवलपमेंट के लफ्ज से स्टार्ट होता है। अगर ये डेवलप हो रहा होता तो बताता है कि अंडर डेवलपमेंट है, वो तो प्रोडक्शन हो रही है उससे। हाँ जी, उसके बाद 6 नंबर पर आ जाए, एंटिटी एक्वायर्ड अ पेटेंट। तो सितंबर तक डेवलप ही हो रहा था, ये डेवलप हो रहा था जिसके नया प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 1.4 मिलियन, यहां पर अगर आप देखें तो उसने कहा है एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उस दिन, अ न्यू प्रोजेक्ट बिगिन एट द सेम डे। इसकी बात नहीं हो रही, वो जो नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है उसके ऊपर रिसर्च हुई 1.4 मिलियन की, 8 लाख के हिसाब से उसके ऊपर कॉस्ट लग रही है पर मंथ, और अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको हमने सिर्फ जो एक्सपेंस में जाना था वो निकाल लिया, और जो कैपिटलाइज हुआ है उसको कुछ नहीं किया, और ना ही उसको अमोर्टाइज किया। हाँ जी, 6 नंबर पर आ जाए जनाब, एन एंटिटी एक्वायर्ड अ पेटेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years एट अ कॉस्ट ऑफ ₹90 मिलियन। अच्छा, इसमें ना ये हमारी बुक में ये नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इसका है कि द पेटेंट कैन बी फर्दर रिन्यूड अनदर 5 years एट द रिन्यूअल कॉस्ट इज 1 मिलियन। अच्छा, एक पेटेंट आपका 90 मिलियन का है, उसकी रिन्यूअल कॉस्ट 1 मिलियन है, बताओ ये कॉस्ट सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? इनसिग्निफिकेंट। कॉस्ट अगर इनसिग्निफिकेंट हो और अगर उसने रिन्यूअल भी करवाना हो तो लाइफ कौन सी लेते थे? रिन्यूअल लाइफ। अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो
तो फिर हम रिन्यूअल हम कौन सा लेंगे, पहले वाली लाइफ जिस लाइफ पे हमने, अभी वो कह रहा है कि उसने 10 इयर्स के लिए 90 मिलियन का एक पेटेंट है वो खरीदा है, उसकी रिन्यूअल कॉस्ट कितनी है 1 मिलियन, तो इनसे और वो फर्दर 5 इयर्स मजीद रिन्यू, लेकिन एक और उसने बता दिया द एंटिटी एस्टिमेटेड दैट एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश इनफ्लो इज 12 इयर्स फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, कहता है जो उससे कैश फ्लो आ सकते हैं ना मैक्सिमम वो 12 साल तक आ सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक चीज के कैश फ्लो 12 साल आ रहे हों और हम उसका राइट 15 साल के लिए खरीद लें? इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल होता है। कैसे पॉसिबल होता है? मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट कहती है कि हम एक एक साल का रिन्यूअल या राइट देते ही नहीं है, हम जब भी किसी ने राइट लेना है 5 साल का ले, 10 साल का ले, 15, 20, 25, इस तरह से हम राइट देते हैं, चाहे उसका कैश फ्लो उसे मिले या ना मिले। अब 10 साल के बाद वो फर्दर 5 मिलियन, एक्सपेक्टेड का लफ्ज तो लिखा ही नहीं हुआ यहां पर, लेकिन इट इज एस्टिमेटेड दैट द एक्सपेक्टेड इनफ्लो उसने बता दिया कि 12 सालों तक, तो फिर उसको एसेट को कितने सालों के ऊपर अमोर्टाइज करना चाहिए? 10। अगर हम ये अजम्पशन लेते हैं कि वो एक्सपेक्टेड है कि रिन्यूअल करवाएगा, तो 10 साल, 15 साल या 12 साल? 12 साल। उसकी वजह यह है क्योंकि जब तक एक्सपेक्ट, यानी आपको पता है कि डी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है वो एसेट जब उसके इनफ्लो आना बंद हो जाए। हाँ, अगर यहां पर ये लिखा होता है इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिन्यू, फिर तो 10 साल लाइफ आती है। हाँ, लिखा नहीं हुआ, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल है ना वो बड़ी मिनिमम सी है। दोनों होती है लेकिन दूसरी साइलेंट है ना, तो हम पॉजिटिव वाली साइड के हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम उसको रिन्यूअल, हाँ अगर दूसरी साइड पर अगर आप जाए, क्योंकि यहां पर तो हम नोट भी नहीं लिख सकते, बाकी क्वेश्चन जो होते हैं ना उसके अजम्पशन जब हम लेते हैं तो नोट लिख देते हैं नीचे, लेकिन यहां पर जब साइलेंट सिचुएशन है तो हम जाएंगे कि थोड़ी सी कॉस्ट है, 1 मिलियन से हमें 5 साल और मिल जाएंगे, तो एटलीस्ट 2 साल तो मिल ही रहे हैं। अब ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट पर ईयर के ऊपर 9 मिलियन पड़ रहा है हमें, पहले एक साल का कितना पड़ रहा है 9 मिलियन, और 1 मिलियन से अगर हमें 2 साल भी मिल जाए तो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा? तो इसलिए हम क्या किस साइड पर जाएंगे, बेनिफिट वाली साइड पे। तो इसकी कितनी लाइफ लेंगे? देखें पेटेंट की एक लाइफ होती है, पहले जिस एक लाइफ हमने ले ली उसके बाद उसकी रिन्यूअल की बात आती है। रिन्यूअल में चंद बातें, वो इधर रफा बाद में झगड़ा कर ले, रिन्यूअल की बात आती है। अगर रिन्यूअल की लाइफ कॉस्ट इनसिग्निफिकेंट हो और वो ये चाहता हो कि उसने रिन्यूअल करवाना है, तो फिर रिन्यूअल कॉस्ट लेंगे, रिन्यूअल लाइफ, ठीक होगी बात। अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो फिर ओरिजिनल लाइफ लेंगे जो 10 साल। अब यहां पर जो कॉस्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है, और दूसरी बात उसने ये नहीं लिखा हुआ कि उसने एक्सपेक्टेड टू रिन्यूअल या नॉट एक्सपेक्टेड टू रिन्यूअल। अगर नॉट एक्सपेक्टेड होता फिर भी हम 10 साल लेते, अब उसने कि ये नहीं बताया, तो हम जाएंगे अजम्पशन वाली साइड पे कि अच्छा बेस्ट अजम्पशन क्या है। पर ईयर के लिए हमें पता है कितने का पेटेंट पड़ रहा था, 9 मिलियन का, और हमें 5 साल फर्दर रिन्यूअल मिल रहा है 1 मिलियन के अंदर। इसका मतलब है हम रिन्यूअल करवाएंगे। अगर ये लफ्ज 12 सालों वाला ना होता ना, एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो वाला, तो इसकी लाइफ थी 15 साल, लेकिन उसकी टोटल वो कहते हैं उससे इनफ्लो जो आ सकता है ना वो 12 साल तक आ सकता है। तो इसका मतलब है हम उसको अमोर्टाइज किस पे करेंगे, फॉर द 12 इयर्स, क्योंकि उसके बाद तो इनफ्लो ही नहीं आना, तो फिर 12 साल तक उसकी हम लाइफ रखेंगे। हमारे जिस ईयर में हम वर्किंग कर रहे हैं उस ईयर में कुछ सिग्निफिकेंट कॉस्ट है और उसने करवाई भी है, वो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है तो क्या ऐड करके, और इसमें जो रिन्यूअल कॉस्ट नहीं, अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट है ना तो फिर तो हम पिछली लाइफ लेंगे 10 साल, फिर हम 12 साल ही लेंगे। अगर वो बता रहा है कि 5 साल है इसके लाइफ, नहीं, जो मर्जी बताए, फिर कॉस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब यह है कि हमें नुकसान हो रहा है, हम क्यों रिन्यू करवाएंगे, यहाँ कभी एक्सपेक्टेड भी नहीं है, फिर एक्सपेक्टेड भी नहीं लेंगे। ये सवाल है हमारे बुक के अंदर पड़े हैं। टेस्ट में भी सवाल आया था लेकिन वो गलत किया हुआ था, उसमें 5 साल थी जो रिन्यूअल लाइफ और रिन्यूअल के बाद 5 साल और ऐड करना, और एक्सपेक्टेड 7 साल एक्सपेक्टेड था, और अगर कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो तो फिर भी नहीं करते, सिग्निफिकेंट हो तो फिर ऐड नहीं करते। लेकिन सर उन्होंने कहा तो उसने रिन्यूअल करवा ली है, ऐसा रिन्यूअल करवा ली है तो ऐसा तो होता ही नहीं है, हम तो आज खड़े हैं तो रिन्यूअल कैसे करवाएंगे?
क्या? चलिए वो क्वेश्चन मुझे दिखाना, जो क्वेश्चन आप कह रहे हो। 15 साल कैसे होती? अगर उसके इनफ्लो भी 5 साल तक होते या साइलेंट होता कैश इनफ्लो, कैश फ्लो होता रहता, तो तब हम 15 साल ही ले लेते। क्या अभी तो 90 पे करेंगे ना, अभी तो हमारी कॉस्ट 90 आई है। देखें जब बाद में हम उसके अंदर ऐड करेंगे ना तो चेंज इन एस्टिमेशन वाला रूल अप्लाई कर देंगे। मैंने क्वेश्चन देखा था, ये पुराना क्वेश्चन है, उसमें ये था कि रिन्यूअल कॉस्ट ना इनसिग्निफिकेंट थी, लेकिन ना वो बार बार आगे लिखा हुआ था एंटिटी से ना हर बार रिन्यूअल करवा लेगा। तो उसमें जो आंसर लिखा हुआ था एमसीक्यू का, तो इसकी जो लाइफ लिखी हुई थी वो इनडेफिनिट लिखी हुई थी, एक्सपेक्टेड लाइफ थी नहीं। और जब इनडेफिनेट हो ना फिर तो हम उसके ऊपर वैसे इंपेयरमेंट टेस्ट लगा देते हैं। इनडेफिनिट आगे उसने कहा कि एंटिटी हर बार रिन्यूअल करवा लेगी, हाँ तो उसने जो लाइफ नीचे लिखी वो इनडेफिनेट आ जाएगी फिर, क्योंकि जब वो अगर मुसलसल रिन्यू करवा रहा है ना तो फिर तो लाइफ उसकी डिफाइन ही नहीं ना हुई। अगर वो मुसलसल करवा रहा है तो फिर लाइफ तो डिफाइन ही ना हुई। चलें जी, पॉइंट नंबर 7 पे है। Pluto Limited on a 1-year-old herd of cattle on 1st January. 1 year old. Recognize the financial statement at 140 million. Recognize का मतलब होता है कि उसने लिखा हुआ है। Recognize एक होता है वैल्यू उसकी ये है, एक है recognize। Recognize का मतलब है ये 140 मिलियन, पता क्या होगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, लेस कॉस्ट टू। अगर उसने कह दिया ना ये रिकॉग्नाइज्ड है तो इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे लिखा हुआ है। एट 31 दिसंबर द फेयर वैल्यू ऑफ 2 years old हर्ड इज 1। अब क्या कह रहा है? फेयर वैल्यू 170 मिलियन। हमारे जो कैटल थे वो 1 साल ओल्ड थे, अब साल के एंड पे जो 2 साल के ओल्ड कैटल हैं उनकी फेयर वैल्यू है 170 मिलियन और कॉस्ट टू सेल इज स्टिल एस्टिमेटेड 5 मिलियन। तो हमारी साल के एंड में फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना हो गया? 160। अब हम अपने कैटल 165 मिलियन पे रखेंगे और इसका जो 140 से 165 का डिफरेंस है वो एसओपीएल में चार्ज कर देंगे। इसमें गलती का क्या चांस था भला? कुछ स्टूडेंट 140 में से 5 माइनस कर देते हैं। करते अगर यहां पर लिखा होता है कि ये साल के शुरू में फेयर वैल्यू है तो फिर 140 में से भी 5 माइनस करते और 170 से भी 5 माइनस करते। लेकिन वो उसने कहा है कि वो इस वैल्यू पर तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो वो ऑलरेडी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। देखिए ना, अगर वो कहता है ना साल के शुरू में इनकी फेयर वैल्यू ये है तो हम किस पे लिखते होते हैं कैटल को? फेयर वैल्यू लेस। उसने तो कहा है रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब होता है उसने इस वैल्यू पे लिखा हुआ है और उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है। तो कितना फायदा हो गया उसको? 25 मिलियन एसओपीएल में जाएगा और एसओएफई में कितना जाएगा? 165। तो कौन सा आंसर आ गया? बी। 8वें पे आ जाए। ब्यूटीफुल लिमिटेड ऑपरेट्स अ लार्ज डेयरी फार्म इन 22 BL रिसीव्ड गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट की IAS 41 क्या कहता है? अपना उसका क्या तरीका है? अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो तब कब इसको रिकॉग्नाइज करना है? जब तक वो लैप्स, अगर पैसे मिल गए तो वो लायबिलिटी में पड़े रहेंगे। दूसरा, अगर कंडीशन फुलफिल हो जाती उसी साल इनकम में, और अगर प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर उसको प्रोपोर्शनेट बेस के ऊपर करते हैं। ये IAS 41 करता है। अगर कंडीशन है तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी वो इनकम में रिकॉग्नाइज। तो यहां पर कहता है 30 मिलियन गवर्नमेंट ग्रांट मिली दैट BL अडॉप्ट ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम एंड कंटिन्यू टू डू सो फॉर द नेक्स्ट 5 years. If BL discontinue the organic cattle feed system at any time during the 5 years, BL will have to repay
द एंटायर अमाउंट ऑफ द ग्रांट इमीडिएटली। कहते जब भी उसने कंडीशन खराब की तो उसी वक्त सारे पैसे देने पड़ेंगे। In 24 the entire grant become repayable due to non compliance of BL। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पहले किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हुआ होगा, किस तरह से रिकॉग्नाइज हुआ होगा? बैंक डेबिट और ग्रांट पेएबल क्रेडिट या रिफंडेबल ग्रांट, क्योंकि ये इनकम में तो जाएगा नहीं जब तक कि 5 साल नहीं पूरे होंगे। अब 5 साल, अब इसने 2024 में ही वो जो सिस्टम था, जो कंडीशन थी, उसने फुलफिल नहीं की, तो अब उसे सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब एंट्री क्या होगी अगर वापस देगा तो? ग्रांट पेएबल डेबिट और बैंक। एसओपीएल में क्या गया? एसओपीएल में, क्योंकि एसओपीएल में तो रिकॉग्नाइज ही इसने जाकर 5 साल बाद होना था। हाँ, अगर प्रोपोर्शनेट बेस पे कंडीशन फुलफिल हो रही होती तो फिर कुछ अमाउंट इनकम में जा चुकी होती। आगे चलते हैं, फिर जो एंट्री है उसमें डेबिट ग्रांट ही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। वैसे डेफर्ड ग्रांट का लफ्जी मतलब होता है कि ये ग्रांट अभी हमने डिले करनी है। डेफर्ड का मतलब बेसिकली डिले होता है। नॉन करंट लायबिलिटी में आ रहा होगा, क्योंकि जब हमें पैसे मिले होंगे तब तो हमें लग रहा होगा कि कंडीशन फुलफिल होनी है या नहीं होनी। लेकिन अगर जैसे ही बिकम रीपेएबल, अगर पहले पता चल गया तो करंट में, अगर नहीं पता चला तो नॉन करंट। अब वो क्या कह रहा है? द अमाउंट टेकन इन एसओपीएल अपॉन द रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट वुड बी। कहता है एसओपीएल में जब रीपेमेंट में तो क्या करेंगे, तो एसओपीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, क्योंकि एसओपीएल में तो हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं था। पॉइंट नंबर 9, January 21, 20 animals 1 year old was recorded 800,000। recorded इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू लेस। आपके पास 800 के हिसाब से कैटल आपके पास मौजूद है, तो कितने पड़े हैं? 16,000। On 1st July 10 animal 1.5 years old purchased 50,000 each। चाहिए ईच तो नहीं था, ये 8 लाख सारे हैं या सब की है, तो इसको फिर 20 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 800 पड़े हैं पहले और अब 500 के आ गए, 50 का एक है और 10 हमने टोटल खरीदे। आगे देखें, on 31st December 21 the fair value less cost to sell 1 year and 2 years animal were 60,000 and 70,000 respectively। जो हमारे एनिमल है उनकी क्या एज होगी इस टाइम? जो आपके पास इस टाइम एनिमल है वो किस एज के हैं, किस किस एज के हैं? 2 इयर्स के हैं और 1.5 अब इस टाइम वो सारे ही 2 साल के हैं। जो 1 ईयर के साल के शुरू में थे, साल बाद 2 साल के हो गए। जो जुलाई के अंदर 1.5 के थे वो भी अब 2 साल के हो गए। इसका मतलब है हमारे लिए सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है अब? 70 मिलियन। अब फेयर वैल्यू 70 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दें, क्योंकि टोटल एनिमल 30 है ना हमारे पास, तो टोटल हो गया 2100 और पड़े हुए किस वैल्यू पे दे? 1300 पे। अवेलेबल किस पे थे? 1300, क्योंकि 800 के थे वो साल के शुरू वाले, 500 वाले हमने खरीदे थे और अब ये सारे किस वैल्यू के हो गए? 2100,000 के। तो कितना फेयर वैल्यू गेन आ गया? 8 मिलियन। हाँ जी, लास्ट। Wool Limited started its business on 1st April 2005। 1st April 5, WL had flock of sheep carried 100 million।
At 31st March 2006 the flock was valued at 120 million. 100 मिलियन वाला किस पे वैल्यू हो गया? At every time animals are sold there is 5% commission fee payable to the district principal municipal. No further she was purchased या sold. एक आपके पास 100 मिलियन का शीप्स थी, साल के एंड में उनकी वैल्यू यहां पे वो रिकॉर्डेड था, यहां पर उसकी वैल्यू बताई हुई है, तो वो 120 मिलियन की वैल्यू है। हम उस वैल्यू पे रखते हैं या हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रखते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसका 95% लेंगे। तो 120 का 95% कितना आएगा? हमारे लिए वो 100 मिलियन वाले एसेट कितने के हो गए? 114 मिलियन के। ड्यूरिंग द ईयर द वूल शील्ड का मतलब है उसकी प्रोडक्शन, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज 8 मिलियन। कैलकुलेट द टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। तो 14 मिलियन तो हमें आ जाएगा उसकी फेयर वैल्यू गेन से, और 8 मिलियन कहां से आ जाएगा? उसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से। तो टोटल कितने पैसे हमें मिल जाएंगे? 22 मिलियन। मतलब ये उसकी हमारे पास फेयर वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, अब ये सवाल यहां तक कोई क्वेश्चन है आपने रेज करना है तो करें। हाँ जी, हाँ हाँ जी, तो ये सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं। ये जो हमारा स्टैंडर्ड है ये है ही एग्रीकल्चरल। ये जो हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं, बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आते हैं सारे। आप सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की बात ना करो, उसके अंदर जो फेयर वैल्यू का चेंज आएगा वो एग्रीकल्चर इनकम है। नहीं नहीं, ये स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है? एग्रीकल्चर। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता तो फिर रेट होता। एक्टिविटी है तो फिर तो सारी एक्टिविटी है। वो इधर मुनीब बात आपने सुनी नहीं, फिर वही अगर वो कहता ना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से हमें जो आया वो क्या है, वो 8 मिलियन था। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात करें ना तो वो तो एक्टिविटी सारी है, ये पूरा स्टैंडर्ड ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आता है। चले जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 8 नंबर का था IS 20 का, और उसने कहा क्या है कि शो हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी रिफ्लेक्टेड इन SOPL एंड फाइनेंशियल पोजीशन। कहता है ये किस तरह से नजर आएगा, मतलब कि आप बेसिकली डायरेक्ट अगर हम बात करें तो ये क्या पूछना चाह रहा है? एक्सट्रैक्ट पूछना चाह रहा है। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा जल्दी जल्दी में कर देना है, तो इसलिए ध्यान से बैठना है और आपने अपनी गलतियां भी देखनी है। कोशिश तो की है। देखिए, ये टेस्ट का मकसद ये हरगिज नहीं था कि आपके नंबर आए। टेस्ट का असल मकसद था कि आपको ये पता चले कि किस किस तरह से सवाल आ सकते हैं पेपर में, और फिर उसको आपने अब कैसे डील किया, उसको करना कैसे है। मेन मकसद टेस्टों का ये होता है। आप लोग अगर ये देखोगे कि आपके पूरे नंबर आ जाए तो ये इस बात की जमानत नहीं है कि आपका पेपर पास हो जाए। पेपर पास होने की जमानत ये होती है कि जैसे जैसे आपके टेस्ट होते हैं उसमें जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वैसे प्रॉब्लम दोबारा ना आए। जैसे हम तकरीबन कोई 6 क्वेश्चंस के अंदर कम अज कम कोई 50 के राउंड अबाउट एडजस्टमेंट होंगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की। अब उस जैसी पेपर में आ जाए तो आप सही डील करें। अब इसी तरह नेक्स्ट टेस्ट होगा, फिर उसके अंदर इसी तरह की चीजें हम निकालेंगे। अब पॉइंट नंबर 1 है जनाब, बाकी तो आपने फॉर्मेट खुद ही लिखना है। इसमें तो मैंने देखा है कि बच्चों का फॉर्मेट लिखने में भी प्रॉब्लम है। जब क्वेश्चन आपने कोई भी डील करना है ना तो पहले हेडिंग लिख दिया करो अगर टाइम है तो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास सबसे पहले उस कंपनी का नाम लिखेंगे या उस बिजनेस का नाम लिखेंगे जिसका क्वेश्चन है, फिर रिक्वायरमेंट लिखेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये आपने पूरा लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड,
यहां पर हमेशा वो साल लिखते होते हैं जो आपका करंट ईयर है, कंपैरेटिव साल लिखने की जरूरत है तो दिसंबर 2021। पेपर में आपने 2 पेजेस चाहे इस्तेमाल कर लेना, अगर 2 पार्ट है आप 1 पेज भी इस्तेमाल कर रहे हो, अगर एक ही पार्ट है नेम आ जाएगा, ये दोबारा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम या एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 21। अच्छा क्योंकि ये सबके लिए जो ऑनलाइन, कुछ बच्चों के जब मैं टेस्ट चेक कर रहा था तो स्टिल कुछ लोगों ने बैलेंस शीट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया हुआ था, तो बैलेंस शीट का आप नाम इस्तेमाल करना गलत नहीं है, बट जो क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किया वो इस्तेमाल किया करें। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने बैलेंस शीट लिखा हुआ है ना तो आप भी बैलेंस शीट लिख लें, बट अगर आप क्वेश्चन के अंदर उसने फाइनेंशियल पोजीशन कहा है तो आप फिर बैलेंस शीट लिखना एक बहुत अजीब सी बात हो जाएगी। बैलेंस शीट तो वैसे ही पुराना नाम हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड ने अलाउ किया हुआ लिखना। वो कहते हैं आप लिख सकते हैं, आप एसओपीएल की जगह एसओसीआई भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बट बेस्ट वो होता है जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वही आपने इस्तेमाल करना। अब यहां पर हम क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं क्योंकि एक्सट्रैक्ट का सवाल तो हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ भी हल होता जाता है। देखो 1 दिसंबर अ ग्रांट 1 million received from Punjab government. The grant was in respect of relocation cost that GCL has incurred moving its manufacturing facility from Peshawar to Lahore. The grant is repayable in full unless GCL recruits 100 employees locally by the end of December 20। कहता है 1 दिसंबर की बात हो रही है, कहता है भाई उस दिसंबर के अंदर अंदर ना आपने कम से कम 100 बंदे को जॉब देनी है, तब हम आपको ग्रांट देते हैं। GCL is facing problem to recruit such number of employees because local scale base does not match with the requirement of GCL। इसका मतलब है उसने उसका तो प्लान ही नहीं है। तो जो आपको 1 million मिला क्या ये गवर्नमेंट ग्रांट है? नहीं, अब ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है बल्कि ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी भी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये फौरन अब आपको पे करनी पड़ेगी। क्योंकि आपने जब प्लान ही नहीं है तो अभी तो 1 दिसंबर और दिसंबर की बात हो रही है, अगला साल जैसे ही आएगा, जैसे ही पता चलेगा उन्होंने पैसे आपसे वापस ले लेने, क्योंकि आपकी तो कंडीशन ही फुलफिल करने का प्लान है। तो ये डायरेक्ट किधर चला जाएगा? करंट लायबिलिटी में लिख देंगे, और करंट लायबिलिटी की हेडिंग हमारी यहां पर आएगी। करंट लायबिलिटी की हेडिंग दे देते हैं और डेव ग्रांट, और आगे अगर आपने कोई निशानी रखनी है तो रख लें, पंजाब गवर्नमेंट लिख लें, मरियम नवाज लिख लें, या फिर यहां पर किस मकसद के लिए दी थी, रिलोकेशन कॉस्ट, कुछ भी निशानी लिख लें, इसका कोई मसला। अमाउंट मिलियंस में करना है तो मिलियन में कर लें, थाउजेंड्स में करना है तो ऊपर रुपीज इन थाउजेंड लिख दें, और नीचे यहां पर क्या लिख देंगे। अब ये हो गया। अच्छा, अगर आप पेपर में एग्जामिनर को और इजी करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, छोटा सा पॉइंट नंबर 1 भी लिख सकते हैं कि ये इस पॉइंट का आंसर। जरूरी नहीं है, वर्किंग का रेफरेंस देते होते हैं, पॉइंट का रेफरेंस देते नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ 1 May 21 GCL bought a machine 3.5 million। कब? 1 May 20। देखें, अगर आपको सवाल सही तरह आते हो ना तो आपके सवाल ना आपके मुकर्ररा टाइम से भी पहले हो रहे होते हैं, 80% टाइम में कवर हो रहे होते हैं। कमांड होनी चाहिए बस। अब देखिए जरा, 3.5 मिलियन का आपको मशीन मिली, 1 मिलियन आपको ग्रांट मिल गई, हमारा ईयर एंड दिसंबर 21 है। द मशीन वाज रेजिडुअल वैल्यू 200,000 इज डेप्रिशिएटेड ऑन, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वो रेजिडुअल वैल्यू जो कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होता है, वो जो एक टेबल वाला कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग। बेसिस ओवर द लाइफ कितनी है? 5 साल। ग्रांट ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द, यहां पर क्वेश्चन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि वो कंडीशन पूरी करेगा, या तो हम अज्यूम करेंगे कि कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब मशीन को हमने अलग रिकॉग्नाइज करना है और गवर्नमेंट ग्रांट को हमने, अब जरा ध्यान से सुनिए, सबसे पहले 1 मई है ना, तो 1 मई से कितने टाइम, 8 महीने बनेंगे? 9 तो नहीं बनेंगे, 8 महीने बनेंगे। 8 महीनों की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में
उसको नेट करके एसेट के अंदर, ये हो गया हमारा एसेट वाली बात। और गवर्नमेंट ग्रांट के 3 इफेक्ट आएंगे, 8 महीने इनकम के अंदर, उससे अगला साल करंट लायबिलिटी के अंदर, और बाकी की अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो ये इसका इफेक्ट होगा। मतलब 3.5 मिलियन को, मतलब 3500 को 5 पे डिवाइड कर दें, 3500 माइनस 200, 3500 माइनस 200, तो यहां पर हम अदर एक्सपेंस में भी लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आएगी, 3500 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय 12, कितनी अमाउंट आ रही है, 440। एक यहां पर मैं अदर इनकम भी लिख देता हूं, 1 मिलियन आपको मिला है, डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 बाय कितना, 130। इधर नॉन करंट एसेट्स में मैं लिख देता हूं जी, आपके पास 3500 माइनस 440, ऐसा ही है 133। तो सही सही लिखवाओ। 3500 में से 440 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30। ये हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ जाएगा। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में क्या चीज आ जानी चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी में, नॉन करंट आपके पास 1000 में से 133 तो चला गया। अब 1000 को 5 पे डिवाइड करें तो कितना बन रहा है, 200 चला जाएगा करंट लायबिलिटी में। अब 200 और 133 निकाल देंगे तो बाकी चला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। कितनी वैल्यू, 667। ये समझ लग गई, एक साल का करंट लायबिलिटी में, बाकी का नॉन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाए जी, ये बात क्लियर हो गई ना, इसकी सारी चीजें हमने लिखनी है। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा, टाइम कम रहा है इस क्लास का, तो इसके लिए इस सवाल को पूरा कर ले। 1 Feb 21 रिसीव ग्रांट 5 लाख फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट एज कंपनसेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इन 2020। पिछले साल की कंपनसेशन हमें इस साल मिल रही है, तो इस 5 लाख का डायरेक्ट क्या करेंगे, इनकम में लिख दें। अगर कोई पुराने एक्सपेंस की ग्रांट आज हमें मिलती है, वो डायरेक्ट कहां लिख देते हैं, इनकम में लिख देते हैं। तो ये सारा इनकम में आ जाएगा 5 लाख। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पे, 250 मिलियन का एसेट है, 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 128 मिलियन। लाइफ कितनी है, 3 साल, और ग्रांट कितनी मिली, 60 मिलियन। दोबारा सुन, 250 मिलियन का एसेट खरीदा, रेजिडुअल वैल्यू उसकी 128 मिलियन है, मतलब सारी इस पता है इसकी एक्यूमुलेटेड डिडक्शन कितनी हो सकती है, 250 माइनस 128, 100। इसकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतनी हो सकती है, क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू को तो हम डेप्रिशिएट करते ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास वो कह रहा है कि आपने वो सारी डेफर्ड ग्रांट लिखना है, अलग अलग ही लिखना है, तो इसका तो हम टेबल बनाएंगे। याद है ना, जब भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो उसको बेस बना लेंगे, और अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो जितने साल लिखे हुए हैं अब चाहे उतने साल लिख लो तो भी वही एक्यूमुलेटेड डिडक्शन आएगी। तो हम क्या एक टेबल बनाएंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर, उसकी डेप्रिसिएशन लिखेंगे। पहले की डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 50, 40, और टोटल भी ये कितनी आ रही है, 122। फिर हमने जब अमोर्टाइज करना है तो 60 मिलियन को 122, ये डायरेक्ट समझ लग रही है ना, क्योंकि आपने सवाल किए हुए हैं इसलिए मैं डायरेक्ट कर ही जा रहा हूं। अब मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे तो पहला साल 24.59, फिर 19 फिर कितना, 15. चलें जी, अब जरा गौर फरमाइएगा। अब हमारे पास ये जो 50 मिलियन है ये जाएगा एक्सपेंस के अंदर डेप्रिसिएशन के नाम से। फिर 250 माइनस 50
ये कहां चला जाएगा, पीपी के अंदर, ये अमाउंट चली जाएगी इनकम के अंदर, ये अमाउंट अगले साल वाली अमाउंट चली जाएगी करंट लायबिलिटी के अंदर, और जो बाकी सारी बचेगी वो चली जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ओके हो गया ये एसेट हमारा। अब अपना एसेट क्वेश्चन को भी साथ साथ देखते जाए। ये क्वेश्चन क्या मुश्किल थे, हमने हर पॉइंट को अलग अलग डील किया है, हमने मिक्स होने नहीं दिया। तो पेपर में हर पॉइंट को डील करो अलग से, और उसको अपने ऊपर हैवी ना होने दो, और ना उसके ऊपर ज्यादा टाइम लगाओ। ठीक होगी बात? नहीं, फिर लाइबिलिटी के नाम से लिख तो सकते हैं, जब साफ साफ चीजें पता है तो फिर उसको ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करो। हाँ जी, तो यहां पर हमारे पास डेप्रिसिएशन में कितना आ जाएगा जी, 50। नॉन करंट लायबिलिटी में कितना आ जाएगा, 250 माइनस 50 नॉन करंट एसेट में। इनकम में कितना जा रहा था, 24.59। करंट लायबिलिटी में कितना जा रहा था, 19 और बाकी अमाउंट नॉन करंट लायबिलिटी में कितनी जा रही थी, 15 ये हमारे पास। इसकी बस इतनी ही अच्छी प्रेजेंटेशन आप देख लो, क्योंकि बाहर वाले बेताब खड़े हैं। ठीक है, तो बाकी ना इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में क्वेश्चन करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की रिक्वायरमेंट देखिए। वर्क आउट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी इन द वैल्यू ऑफ प्लांट। 11 नंबर का ये सवाल था, चलिए आप फोकस करें। इंपेयरमेंट लॉस, अगर कोई डायरेक्ट इंपेयरमेंट लॉस फाइंड करना हो तो बहुत आसान सा सवाल बन जाता है। 1 मार्च 17 को स्टाइल टेक्सटाइल imported an automatic plant for 27 million. The commencement of the plant was completed in December with a cost of rupees 3 million. इसका मतलब है वो प्लांट हमारा इस टाइम 30 मिलियन का हो चुका है। ऐसा ही है, जो इंस्टॉलेशन पे खर्चा आता है वो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। द कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस ऑन 1 जनवरी 18। अच्छा, कमर्शियल 31 दिसंबर में तो वैसे ही कंप्लीट हुआ है, हम इस कमर्शियल प्रोडक्शन को तो वैसे भी नहीं देखते। तो दिसंबर 17 1118 ही एक तरह का हो गया, हमारा ऐसे डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्लांट वाज एस्टिमेटेड 8 इयर्स। क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास यूजफुल लाइफ भी गिवन हो और इकोनॉमिक लाइफ भी गिवन हो तो यूजफुल लाइफ लेनी है। दोनों में से सिर्फ एक गिवन हो, फिर जो गिवन है वो ही ले लेंगे। During the exercise carried out to determine the impairment in the value of plant, December 19, the following estimates have been made. December 19 का मतलब है 1 साल गुजर चुका है। 1 साल, क्योंकि हमारा काम तो 1118 से स्टार्ट हो गया था। दिसंबर 19 को आप इंपेयरमेंट टेस्ट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड द एस्टिमेटेड प्लांट यूटिलाइजेशन इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 80% टू 70%। डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम होने का मतलब क्या है, क्या चेंज हो रहा है? कैश फ्लो चेंज हो रहा है, वैल्यू इन यूज चेंज हो जाएगी, फ्यूचर कैश फ्लो में मसला आ रहा है। तो एक इंडिकेशन है। आगे वो कहते हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट द लाइफ विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 इयर्स। कहता है पहले आपने लाइफ कितनी सोची हुई थी, 8 साल, अब लाइफ कितनी हो जाएगी, 10 साल। But an overhauling of the plant would have to be carried out at the end of the year 2025 at a cost of rupees 1 million. कहता है वो जो आपके ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आने हैं वो 1 मिलियन 2025 में आने ही आने। अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको समझते हैं इंप्रूवमेंट कॉस्ट, कि जी इतना एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये इंप्रूवमेंट कॉस्ट नहीं है, ये एक एग्जिस्टिंग एस्टिमेशन है हमारा कि अच्छा 2025 में हमने 1 मिलियन उसकी ओवरऑल रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवानी है। वो जो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ना, वो हमारा कैश आउटफ्लो होता है। एक होता है कि अगर हम इसकी
ओवरहॉलिंग करवाते हैं तो इसका ये कैश फ्लो चेंज हो जाएगा, वो दोनों नहीं लेते। ये तो नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, ना इससे वो कहता है लाइफ चेंज कर रहा है, ना इससे वो आउटफ्लो चेंज कैश फ्लो चेंज कर रहा है। तो ये जो आपका 1 मिलियन है ये आपका नॉर्मल आउटफ्लो है। दूसरा वो कहता है कि अगर हम इसकी इंप्रूवमेंट करेंगे तो इसका ये कैश फ्लो चेंज हो जाएगा। तो जब वो इंप्रूव करने से कैश फ्लो चेंज होता है वो दोनों नहीं लेते होते, इसमें तो कैश फ्लो चेंज ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये एक्सपेंस हमारा रूटीन का एक्सपेंस है। अगर हम कोई एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो क्यों करते हैं, या तो उसकी लाइफ बढ़ जाए, या उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, या उसका कैश फ्लो चेंज हो जाए, तब वो वाला खर्चा हमारा रूटीन से हटके है। लेकिन ये तो रूटीन का खर्चा है, इससे तो हमारा कैश फ्लो में चेंज नहीं आ रहा। उसके बाद वो कहता है डिस्काउंट रेट इज 10% और ये हमारे नेट कैश फ्लो गिवन है 5, 4, 3.5 ये सारे उसने बता दिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको यहां पर ही इसकी वैल्यू फाइंड करवा दूं। करंट सेलिंग प्राइस 15 मिलियन और कॉस्ट टू सेल इज 0.2 मिलियन। 11 नंबर ऐसे नंबर होते हैं फ्री के मार्क्स इसे बोलते हैं, बट ये फ्री के नंबर आप अपने जाया कर बैठते हो, 11 की बजाय आप ले जाते हो 3 या 4 नंबर। असल मार्क्स अगर आपने लेने हैं तो इसको पूरा सवाल को ठीक कर दे। और ये 11 नंबर के सवाल के लिए पता है हमें टाइम कितना एलोकेटेड होगा, तकरीबन 19-20 मिनट। और ये वाले सवाल हो कितने टाइम में जाते हैं, 8 से 10 मिनट के अंदर। तो ये टाइम आपका सेव करते हैं क्वेश्चन। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले वो हेडर बनाना है अपना, कंपनी का आप लोग नाम लिखोगे, कंप्यूटेशन ऑफ या कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इस साल का फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। क्या तरीकाकार हमने सीखा हुआ है, एक उसकी रिकवरेबल अमाउंट लेनी है और एक उसकी कैरिंग अमाउंट लेनी है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं उसकी कैरिंग अमाउंट। आपकी अपनी मर्जी है, जिस फॉर्मेट में मर्जी करना है। और यहां पर हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। प्लांट है जी, डेट हम ऊपर ही लिख चुके हैं। सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, ये फॉर्मेट है आपके पेपर का, इसी तरह से करना है। चाहे आप वर्किंग दूसरे अगले पेज से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें यही है क्योंकि ये जवाब तो इतना ही होना है। ये आपका जवाब है इसे ऊपर वाला। उसके नीचे आपने लिखना है वर्किंग नंबर 1 कैरिंग अमाउंट। 1118 आपका एसेट कितने मिलियन का था, 30 मिलियन का। ना समझ लगे तो साथ पूछ लेना है और एक्टिव रहना है। दिसंबर 18 कोई रेजुल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 8 3 पॉइंट, हमारे वैल्यू क्या बच गई 26.25। अच्छा यहां पर हम 2019 में आ गए और 2019 में इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगा है और लाइफ भी चेंज हुई है। 2019 में इंपेयरमेंट टेस्ट भी लगा है और लाइफ भी चेंज हुई है। कुछ बातें जो याद रखनी होती हैं वो आप याद नहीं रख पा रहे। इंपेयरमेंट टेस्ट हमेशा आफ्टर डेप्रिसिएशन होता है। ये कभी भी रीवैल्यूएशन की तरह साल के शुरू एंड वाली बात, इंपेयरमेंट टेस्ट हमेशा आफ्टर डेप्रिसिएशन लगता है। ये बात ओके है। दूसरी बात, अगर चेंज इन एस्टिमेशन आ जाए तो डेप्रिसिएशन चेंज के बाद लेनी है। जिस साल चेंज इन एस्टिमेशन आता है उस साल डेप्रिसिएशन आफ्टर चेंज, मतलब चेंज के साथ डेप्रिसिएशन लेनी है, चेंज के बगैर डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, चाहे वो जिस दिन मर्जी उस साल में चेंज हो रहा। ये दो बातें याद रखने वाली हैं। चेंज इन एस्टिमेशन में आपने जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है उस साल, जिस साल चेंज आया तो आफ्टर चेंज। और चेंज इन एस्टिमेशन का तरीकाकार क्या होता है शरीर, जब चेंज इन एस्टिमेशन आता है तो पहला स्टेप क्या होता है, बुक वैल्यू फाइंड कर लो और उसके ऊपर चेंज अप्लाई कर दो। बुक वैल्यू फाइंड हो चुकी है, अब लाइफ चेंज हुई है। लाइफ आपकी होनी कितनी चाहिए थी,
आपकी लाइफ पहले थी 8 साल, इस टाइम 7 साल रह चुकी है, और वो कहता है 2 साल आपने बढ़ा देनी है। आप इस तरह से भी बढ़ा सकते हो, या आपकी एसेट की लाइफ थी 8 साल, कितनी कर दो, 1 साल गुजर चुका है और अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 9 ईयर। तो मैंने इसको किस पे डिवाइड करना है, 9 ईयर्स पे। तो दिसंबर 19 डिवाइडेड बाय 9 कितनी वैल्यू आ गई, 2.9 कितनी वैल्यू आ गई, 23. ये तो मेरे पास आ गई कैरिंग अमाउंट। ये मेरी वर्किंग 1 कंप्लीट हुई है जी। बोला कि 2 साल लाइफ पड़ी हुई है तो 2019 में कर लो। हाँ, तो अगर वो बोले कि मतलब 2025 में 24 में इंक्रीज होगी तो फिर हम लोग एस्टिमेट नहीं, नहीं फिर तो नहीं लेंगे ना, जब जिस जगह पर एस्टिमेशन चेंज हो रहा है ना, और एस्टिमेशन चेंज होता ही तब है जब रीवैल्यू हो, इंपेयर हो, तभी होता है। हाँ जी, आगे हमारे पास 23 पॉइंट। चलें जी, यहां पर हम क्या करेंगे, वर्किंग नंबर 1 23.34 और यहां पर लिख देंगे वर्किंग नंबर, अगली वर्किंग क्या है, रिकवरेबल अमाउंट की, वर्किंग नंबर 2। उसको वर्किंग इतनी साफ सुथरी दिखानी होती है कि वर्किंग के सारे मार्क्स होते हैं, क्या वो 23.34 लिखने के थोड़ी नंबर से, नंबर सारे वर्किंग थे। वर्किंग इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। वर्किंग नंबर 2 की बात अगर हम करेंगे तो क्या है, रिकवरेबल अमाउंट, और यहां पर लिखेंगे हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। अच्छा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल तो उसने वैसे ही बताया हुआ है, 15 माइनस 0.14. उसके बाद वैल्यू एंड यूज पर आ जाए, इधर ही मैं करवा देता हूं आपको। आपके पास 10% डिस्काउंट फैक्टर है, पेपर में आपने ये साथ लिखना है, लेकिन यहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं डिस्काउंट फैक्टर। पहला क्या आएगा, 0.909। डिस्काउंट फैक्टर सबको फाइंड करना आता है, 1 डिवाइड बाय 1.10, 0.826 751 683 0.621 564 वो भी करना है, अभी तो मैं डिस्काउंट फैक्टर लिख 0.51 और 0.66। और ये आपकी रिमेनिंग लाइफ इसके अंदर पता लगनी चाहिए कि हाँ ये रिमेनिंग लाइफ है। कितने साल होने चाहिए भला, 8, क्योंकि 1 साल पे तो हम खड़े हैं ना, और कैश फ्लो देखा जाता है फ्यूचर। और इसके अंदर ये जो 1 मिलियन 2025 का है वो भी यहां पे हमने माइनस करना, क्योंकि सेम कैश फ्लो, एक ही डेट के कैश फ्लो आपस में डायरेक्ट माइनस, या तो ऐसा कर लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कर लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। हमें तो एनपीवी चाहिए ना, तो या तो कैश फ्लो अपने सालों के पहले माइनस करके बाद में प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लो, या पहले दोनों की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके बाद में माइनस कर दो। हाँ जी जी, at the end of the 2025 तो तब माइनस करना था, बिगिनिंग 2025 फिर भी उसी साल के अंदर होता है, उसी साल, क्योंकि ये 12 महीने पूरे कवर होते हैं, तो उस साल में फॉर द ईयर में कोई भी खर्चा होगा वो उसी साल ही कवर होगा। बिगने को ये ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा होता है कि साल का एंड और स्टार्ट किसको कहते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता जी। अब इसकी वैल्यू आपने सिंपल क्या करना है, इस सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू लेनी है 1.5, सबको मल्टीप्लाई करके मुझे ना टोटल बता दो, अगर किसी का बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है तो। 4.5 कितना, 4.5 नहीं टोटल करके बता दो वैल्यू सबका टोटल 2.49 कितना,
17.49 या 17.5 लिख दे या 17.49। ये पता चल गया ना, ये वर्किंग पता है ना सबको। क्या करना है, डिस्काउंट फैक्टर लेना है। डिस्काउंट फैक्टर लेके या तो सिंपल अगर आप वो क्यूएम वाला मेथड अपनाना है तो ये कर लो 1.10 की पावर 1 4 ओवर 1.10 की पावर 2, इस तरह से करते जाओ। हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 17.1 माइनस करना है, ऐड क्यों करना है जी? एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूडिंग का मतलब है कंसीडर किया हुआ है या नहीं किया हुआ? नहीं किया तो हम कंसीडर कर लेंगे। पहले नहीं मतलब है ट्रीट नहीं किया हुआ। इंक्लूड का मतलब होता है माइनस किया हुआ है, एक्सक्लूड का मतलब है माइनस नहीं किया हुआ। अक्सर वो सवाल करते हैं ना डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है, हम उसको प्लस करते हैं, क्यों? पहले माइनस हुआ है। ठीक है, यहां इसका मतलब है एन ओवरहॉलिंग वुड हैव टू बी कैरीड आउट एट द एंड ऑफ दिस। यहां वैसे किसी के लिखा नहीं, अच्छा लास्ट में लिखा। चले जी, अब हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट कितनी है इनमें से? 17 पॉइंट, तो यहां पर हम लिखेंगे 17.49। ये हमारे पास 17 पॉइंट और वर्किंग नंबर 2। इंपेयरमेंट लॉस है या नहीं? अगर कैरिंग अमाउंट एक्सीड कर रही है तो इंपेयरमेंट लॉस है, तो कितना है? 5.9585 या जो इसको माइनस कर लेना जो गिवन है 5.85। ठीक होगी बात? हाँ जी, पहले ऐसे कंप्लीट हो रहा है दिसंबर, हाँ जी, एक महीने की डेप्रिसिएशन नहीं किया, 31 दिसंबर को कंप्लीट हुआ है, 31 मैंने देखा है। अच्छा अज्यूम कर ले तो वो एक अलग बात है। हमारा ऐसे दिसंबर 17 commencement of the plant was completed in December 17। नहीं, अगर तब आएगी कि अगर ये 1 दिसंबर को अवेलेबल फॉर यूज होता तो 1 दिसंबर नहीं लिखा हुआ ना। हम पॉजिटिव अजम्पशन लेते हो तो याद रखें, जहां पर अजम्पशन लेनी है ना तो पॉजिटिव अजम्पशन होती है जिससे हमारी वर्किंग कम हो, तो पॉजिटिव अजम्पशन लिया कर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे जी, कौन सी कॉस्ट? अच्छा ये वाली डीकमीशनिंग का मतलब होता है कॉस्ट फॉर रिमूविंग द एसेट। मतलब जब हम उसको खत्म करते हैं ना तो कॉस्ट टू सेल जिसे कहते हैं। कमीशनिंग होता है वो इंस्टॉलेशन वगैरह वो हम ऐड कर देते हैं, और डीकमीशनिंग या उसको रिमूव करने की जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट टू सेल में आ जाती है। चले आज जरा खामोशी, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अब इसको ध्यान से सीखना भी है। हाँ जी, प्रिपेयर। अच्छा अब जरा खामोशी ताकि ना इसमें एक ही चीज अच्छी थी जो कि थोड़ी सी वर्किंग करने वाली थी, बाकी तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 भी आसान से थे। एक दफा आप लोगों को ना मेन कॉन्फिडेंस नहीं होता चीजों का, जब आपको कॉन्फिडेंस और कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हो जाएगी ना, फिर ये सवाल ना, अब देखिए ये पास पेपर के सवाल है सारे, थोड़े से बस बिगड़ किए हुए हैं सारे पास पेपर। और अब आप मेरे साथ सवाल कर रहे हो ना, अभी हमने 3 सवाल किए, उन तीनों में हमें कोई ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, विद इन टाइम होने वाले थे। अब आए जरा, प्रिपेयर नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 30th June 23 with all relevant disclosure as required by IFRS, comparative not required। सबसे पहले वो कहता है इस सवाल के अंदर ना, अब बोले ना ताकि आप लोग बोलने लगते हो ना तो वो जो चीज मैं बता रहा हूं ना वो मिस हो जाती है आपकी। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ गवर्नमेंट फूड प्रिपेयर द नॉन करंट एसेट अकाउंट्स एट 30th June बट ड्यू टू
computer virus in accounting system, certain information regarding cost and accumulated depreciation of asset for the year ended has been lost. Following information has been extracted. ये चीजें मिल गई. Net book value June 2022 was 23.806, including 3 vehicle costing 3 million, purchased on 1st October 16, and remaining assets was a building at the commencement of the business as on 1st July 2017. 17 नहीं है, यहाँ 17 है. अच्छा, या तो ये इसको 50 रहने देना है, तो फिर जो आपको सोल्यूशन मिला है ना, वो फिर 15 के हिसाब से करना पड़ेगा. अगर आपने वो सोल्यूशन वही रखना है जो गिवन है आपको, तो फिर यहाँ पर 17 कर लेते हैं. तरीका का तो सेम रहेगा. क्या हुआ? नहीं अगर 15 से कर, अगर आपने फिर वो सोल्यूशन आपका मैच नहीं होना जो कि आपको गिवन किया हुआ. नहीं, वो तो चेक सोल्यूशन को देखकर थोड़ी किया जाता है. वहां तो वो तो आपके जो अमाल होते हैं उनको देखकर सवाल चेक की जाता है. और चले बस करे, चल एक ही सवाल के ऊपर सारा पेपर डिपेंड करता है. उसमें भी एक ऐसे में मसला है, बाकी भी तो इतना सवाल है. इसी वजह से सारा पेपर खराब हो गया. चले टाइम तो चाहे 50 रखो 70 रखो, टाइम तो वही लगना है. चले अभी सवाल देखो जरा, खामोशी. 23 पॉइंट, अच्छा इसको ना 3 vehicles costing 3 million which was purchased on 1st October 16, and the remaining assets was building bought at the commencement of the business as on 1st July. चले 50. अब इसके बाद नेक्स्ट तो ये हमारा नया प्लांट आ रहा है, वो हम बाद में करते हैं. सबसे पहले जो सवाल हमने शुरू करना है ना, टेबल के लिए हमारे पास ब्रॉड डाउन नहीं था, हमने उस ब्रॉड डाउन को बनाना है. उसके लिए पहले तो हम नाम लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड. साल का एंड क्या है जी? 30 जून 23. हमारे पास अभी जो एसेट्स मौजूद है ना, व्हीकल है, बिल्डिंग है, और एक नया एसेट प्लांट भी खरीदा है. नेक्स्ट अगर आपने देखा हो, क्योंकि पेपर में तो हम पूरा सवाल पढ़ के करना है, तो यहां पर हमारे पास एक तो बिल्डिंग है, एक व्हीकल है और एक प्लांट है, और फिर आ जाएगा टोटल. सबसे पहले हमने लिखना है बैलेंस एट 1722. अब जो आपको बैलेंस गिवन है ना, वो तो बुक वैल्यू गिवन है. यहां पर क्योंकि नोट्स ऊपर लिखा है, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहां पर लिखेंगे कॉस्ट. अब ये यस, पूरे पेपर के अंदर ना, पूरे मॉक के अंदर अगर कोई एक टेक्निकल चीज थी वो यही थी. बाकी चीजें बस एक दिमागी धोखा था या अंग्रेजी का आगे पीछे सिस्टम था, अदरवाइज कोई चीज टेक्निकल नहीं थी. अब हमारे पास यहां पर देखते हैं 1722 को बुक वैल्यू अवेलेबल है कितनी? 23.806. फिर ना ये अपना सोल्यूशन तैयार कर लो, ये पिछले सोल्यूशन से मैच नहीं करेगा. अगर पिछले सोल्यूशन से मैच करवाना है तो वहां पर फिर 17 लिखना पड़ेगा, और अगर हमने 15 से करना है तो फिर इसका सोल्यूशन आप खुद अपना तैयार कर लो. अब उसने कहा ये सारे एसेट्स की बुक वैल्यू है, और इनमें व्हीकल्स हैं 3 जिनकी वैल्यू 3 मिलियन, ऐसा ही है, और 3 मिलियन उनकी बुक वैल्यू है या कॉस्ट है? कॉस्टिंग. लेकिन ऊपर तो बुक वैल्यू गिवन है.
अगर मैं व्हीकल अलग करना चाहूं तो उसमें से कॉस्ट माइनस कर लूं या बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होगी? बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस होगी। या तो आप अपना फार्मूला इस्तेमाल करें डेप्रिसिएशन का जो आपको सिखाया गया है, बुक वैल्यू फाइंड करने वाला, या आप नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कर लिया करें। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। फार्मूला याद है या भूल गए? बुक वैल्यू फाइंड करना, कॉस्ट फाइंड करना, अगर याद है ना तो आए जरा फिर। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल का 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और बिल्डिंग की लाइफ है 20 साल। आपने 1 अक्टूबर 2016 को व्हीकल खरीदे थे, 1722 तक उसकी क्या बुक वैल्यू रह गई होगी? बुक वैल्यू फाइंड करनी है कॉस्ट से। अब या तो आप इसको सिंपल बुक वैल्यू फाइंड कर ले 1 अक्टूबर 2016, फिर 17, फिर 18, 19 और 30 जून 22 तक आए, या दूसरा हमने तरीका क्या सीखा हुआ है? फार्मूला। फार्मूला कैसे बुक वैल्यू ऑफ व्हीकल फाइंड होगी? 3 मिलियन इंटू 1 माइनस 2000 जून 2017 तक कितना टाइम बनता है? 1 अक्टूबर है, 9 मंथ, 9/12 रेट कितना है? 0.20, और 1 माइनस 0.20 की पावर, ये जून 17 तक हमारा हो चुका है। 18, 19, 20, 21, 22, कितनी? 5। ये हमारी व्हीकल की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो बताएं व्हीकल की बुक वैल्यू कितनी आ गई? तो ये तरीका ठीक है ना? या तो फिर अपना वो सिंपल 3 मिलियन को ना डेप्रिशिएट करते जाएं। कितनी अमाउंट आ गई? कितने? नहीं, 3 मिलियन की बुक वैल्यू फाइंड करनी। 0.8355। ओके, अगर 1000 में करना है तो फिर 83 आ जाएगा। चलो अभी तो हम इसी मिलियन में कर रहे हैं। अच्छा, अब ये टोटल बुक वैल्यू थी, ये कौन सी बुक वैल्यू आ गई? व्हीकल की। अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो आपके पास जो बीवी बचेगी वो किसकी बचेगी? बिल्डिंग की, क्योंकि उसने खुद कहा है कि इसके अंदर 3 मिलियन के व्हीकल हैं और बाकी सारे बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 22.970,905। अब क्या इस बुक वैल्यू से आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हो? फार्मूला हमारे पास है। फार्मूले से करना चाहते हो तो फार्मूले से कर लो, या 100 लेट करके करना चाहते हो तो 100 लेट करके कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। क्या करेंगे? हमारे पास ये कब खरीदा था अब एसेट? 1 जुलाई 2015 को कर रहे हो, चले तो फिर 16 1 साल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कितने साल गुजर गए? 5 साल, 7 साल। इसलिए मैं उन्हें 15 करवा रहा था, क्योंकि आपने ना सोल्यूशन याद किया हुआ लगता है। क्वेश्चन की तो खैर है। क्या वो तो परचेज की डेट का तो कोई इतना इश्यू होता नहीं है, उसे डेप्रिशिएट ओवर द लाइफ ही होना होता है। हाँ जी, तो करें जरा, क्या करेंगे इसकी बुक वैल्यू से? हमारा फार्मूला क्या बनेगा इसका? बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आर की पावर टी। बुक वैल्यू कितनी है? 22.9705। कॉस्ट हमने फाइंड करनी है 0.80, और पावर कितनी आ जाएगी? 7। तो ये इस 0.8 की पावर 7 लेकर इधर का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। तो बताएं ओरिजिनल कॉस्ट कितनी आ गई? $109.534
0.5 ही कर लो, बाग आगे ज्यादा नहीं जाते। 109 पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे व्हीकल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए और बिल्डिंग की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो बता सकते हो क्या करेंगे? कॉस्ट हमारे पास आ चुकी है, बुक वैल्यू आपकी पड़ी हुई है, उनको आपस में माइनस करेंगे, हमारे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। फिर उसके बाद यहां पर कॉस्ट हमारे पास है और बुक वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। ओके होगी बात? अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर तो ये नहीं अप्लाई होगा, ये तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बिल्डिंग के लिए स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल होगा, बिल्डिंग के लिए भाई स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल होगा। 1 प्लस आर टी, 1 प्लस आर टी। हाँ जी, बुक वैल्यू कितनी है? 22.9705 इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 प्लस 0.05। टाइम कितना है ये बता? 0.05 क्यों लिखा? वो 20 ईयर्स लाइफ है ना, तो 1/20 किया तो रेट आ गया। 20 ईयर्स लाइफ से 1/20 करके हमारे पास रेट कितना आ गया? 5%। तो सी फाइंड कर लो जरा। कॉस्ट इज इक्वल टू 22.9705 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.05 इंटू, ये डायरेक्ट भी हो सकता था, ये तो 16. ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये 1 माइनस आर टी करो ना, 1 माइनस आर टी होता है, डेप्रिसिएशन है। 32.89. 35.2. कॉस्ट कितनी आ गई? 32.8। 35 आ गया था। एग्जैक्ट? Yes, sir. 35.33. चलो जो भी आ रही है, 1 माइनस आर टी होता है ना फार्मूले में। चले जी, आज आप सवाल आपका शुरू हो गया। बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ गई? बिल्डिंग की कॉस्ट 35 पॉइंट, व्हीकल की कॉस्ट गिवन थी और प्लांट हमारे पास है नहीं, और ये आ जाएगा 38.33। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आता है? एडिशन, डिस्पोजल, Elimination. एलिमिनेशन। अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो एलिमिनेशन, फिर रिवैल्यूएशन। ट्रांसफर तो है नहीं और हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, ये आप लोग ना पहले ही कर लिया करो फॉर्मेट में ना, ताकि आपको पता हो कि हमने फाइंड क्या क्या करना है। इसके बाद हमारे पास आएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। उसमें हमने ये देखना होता है कि अगर पहले रिवैल्यूएशन आए तो रिवैल्यूएशन की बात पहले लिख दें, और अगर पहले डेप्रिसिएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन लिख लें। तो इसमें साल के शुरू में रिवैल्यू कर रहे हो या एंड पे? शुरू में, तो पहले एलिमिनेशन लिखेंगे, फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। डिस्पोजल है कोई? Yes, sir. अगर डिस्पोजल है तो उसकी एक्यूमुलेटेड, और फिर आ जाएगा बैलेंस एट 30th जून। सर ऊपर 22 आएगा, फिर 33. यहां पर इसका बैलेंस यहां पर 30th जून, और फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हेडिंग आएगी, और फिर उसका बैलेंस आएगा ओपनिंग 1117। अब आपने इन बॉक्सेस को फिल करना रह गया बस। सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई एडिशन, तो किसी एक चीज को पकड़े, पहले उसको हल कर। यहां पर आए जरा, ये हमारा पहला पॉइंट हल हो चुका है। Setting up a new plant was commenced on 1st July 22
and substantially completed 28 Feb. The plant was available for use on 1st April 23. अब खामोश हो जाए ना, आप आपस में बातें करते रहोगे, कोई बात पूछनी होती है ना तो मुझसे पूछा करें क्लास में, क्लास के बाहर आप जो मर्जी करें। मैं आगे पढ़ रहा हूँ, आप पिछली बातें डिस्कस कर रहे हो, तो वो आपको अब ना पिछला समय लगना है ना अगला समय लगना है। हाँ जी, 1st April 23 the plant available for use and immediately put into use, useful life is 10 years और residual value कितनी है 10% of the cost। हमने 12 मिलियन 48 और 12 मिलियन पे किया है और द कॉस्ट ऑफ द प्लांट बैंक लोन के जरिए 120 मिलियन जो कि 1 जुलाई 2022 को लिया। हमारा स्टार्ट कब हुआ था 1 जुलाई 22 को, लोन कब लिया 1 जुलाई 22 को, पेमेंट कब की 1 अगस्त 22 को, तो कैपिटलाइजेशन किस दिन से स्टार्ट होगी 1 अगस्त 20। ये बात समझ लग गई। आगे चलते हैं और 15% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और उसने खुद ही बता दिया कि जो आपने सरप्लस फंड इन्वेस्ट किया है उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइजेशन पीरियड की 2.5 मिलियन है। ये टोटल की नहीं है, कैपिटलाइजेशन पीरियड की है। तो याद है कि अगर हम बोरोइंग कॉस्ट वाला सवाल हल करते हैं तो हमारे पास पहले आएगी कॉस्ट इनकर्ड, उसके बाद ऐड कर देंगे स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। वो क्या तरीका है 120 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम बनता है 1 अगस्त से लेकर 28 फेब तक, 1 अगस्त से लेकर 28 फेब तक कितना टाइम बनता है 7 महीने। तो मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 10.5। फिर उसके बाद टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 2.5 माइनस कर देंगे, हमारे पास एसेट की कॉस्ट कितनी आ जाएगी 128। कॉस्ट इनकर्ड सारी आती होती है, चाहे पे करो या ना करो, कॉस्ट इनकर्ड आती होती है। ऊपर क्या लिखा हुआ है डिटेल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड। पेमेंट आगे पीछे हो सकती है, जैसे यहां पर आपकी पेमेंट हो रही है 31 जुलाई को, लेकिन ये कॉस्ट इनकर्ड हमारा एसेट कब कंप्लीट हो चुका है 28 फरवरी 2023 को। इसका मतलब है सारी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद तो कॉस्ट आती नहीं ना उसकी। तो सारी कॉस्ट जो हम पेमेंट है ना, अगर हम टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेते फिर पेमेंट को देख रहे होते, तो यहां पर अगर एक्सट्रैक्ट बना रहे होते ना तो ये लायबिलिटी में आता। तो ये इस तरह का एक बन गया एसेट, डेबिट हो चुका है क्वालिफाइंग एसेट, और पेएबल क्रेडिट, कैश क्रेडिट नहीं होगा। कॉस्ट के अंदर उस साल के दौरान जितनी मर्जी कॉस्ट इनकर्ड हुई है वो सारी ऐड होनी है, चाहे पे हुई है या नहीं हुई। हाँ जी, एडिशन में हमारे पास आ गया 128 मिलियन। अगर हमने सिर्फ प्लांट का जिक्र करना है ना तो प्लांट हम अभी पूरा कर सकते हैं। अब देखिएगा जरा, क्या प्लांट का डिस्पोजल हुआ नहीं, क्या प्लांट का रीवैल्यू हुआ, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना बच गया 120। तो ये ना आसानी से आपका सवाल पूरा हो सकता है। फिर दोबारा आगे चलते हैं, क्या इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, नया ली तो एक्यूमुलेटेड एक्शन का ब्रॉड होना, डेप्रिस इसकी एलिमिनेशन नहीं है, इसकी डेप्शन फॉर द ईयर होगी, बिल्कुल होगी डेप्शन फॉर द ईयर। क्या करेंगे, इसकी लाइफ कितनी है 10 साल, तो 128 में से 12.8 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 या 4/12 अवेलेबल फॉर यूज 1 अप्रैल 3 बाय जी। तो अवेलेबल फॉर यूज को देखा जाता है डेप्शन के लिए, जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करता है ना वो फेब तक देखना है। इंटरेस्ट की कैपिटलाइजेशन की डेट कब तक देखनी है, वो उसका ताल्लुक है सब्सटेंशियली कंप्लीशन के साथ।
डेप्रिसिएशन का ताल्लुक किसके साथ होता है? अवेलेबल फॉर यूज के साथ। एक महीने की क्या इंटरेस्ट वो तो जब तक वो तो जितना भी इंटरेस्ट है वो अब एसओपीएल में जाएगा, एक महीने का नहीं, सारा आने वाले दिनों का भी, क्योंकि अभी तो लोन पे ही नहीं किया वापस। हाँ जी, कितनी डिडक्शन फॉर द ईयर आ गई? 2 पॉइंट, और यहां हमारे पास इसका कैरिडोन आ जाएगा 2 पॉइंट। ये हमारा प्लांट का काम पूरा हो गया 100%। ओके की बात, पहले सारे ब्रॉडन वगैरह लिख लो, फिर एक एडजस्टमेंट पकड़ो उसको कंप्लीट कर लो, फिर दूसरी एडजस्टमेंट पकड़ो कंप्लीट कर लो, आपका सवाल आपको तंग भी नहीं करेगा। आए जरा दूसरे एसेट वाली साइड पर आ, अब जरा ध्यान से बैठना है क्योंकि मैंने आप लोगों से सवाल पूछने हैं। 30 अप्रैल 23, बात 30 अप्रैल की हो रही है। व्हीकल बॉट ऑन 1 अक्टूबर 16 was traded in with the new vehicle. Proportionate depreciation of old vehicle for the period ended 30th April 23 was calculated 136,000, मतलब अगर मिलियन में लिखें तो 0.136। ये चीज आपने सबने ध्यान से सीखनी है। जिसने सीए करना है आगे कंटिन्यू, जिसने नहीं करना कंटिन्यू वो चल, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां आगे ये चीजें इस्तेमाल ही नहीं होती, ये सिर्फ फाइनेंस फील्ड में आगे इस्तेमाल होती। फेयर वैल्यू ऑफ द ओल्ड व्हीकल वाज म्यूचुअली एग्रीड। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड व्हीकल, उसकी फेयर वैल्यू क्या है? 750 मिलियन। नए व्हीकल की लिस्ट प्राइस क्या है? अब इसकी वैल्यू खत्म होगी अगर ओल्ड एसेट की फेयर वैल्यू गिवन है। याद रखें जब ट्रेड इन अलाउंस गिवन होना, ट्रेड इन अलाउंस, तब लिस्ट प्राइस को कंसीडर किया जाता है किसी हद तक। कैश पेड अलॉन्ग विद ओल्ड व्हीकल इज ₹1250। हम एक्सचेंज कर रहे हैं, पुराना एसेट दे रहे हैं, पुराने एसेट की फेयर वैल्यू 750 और हम साथ 1250 भी दे रहे हैं। इसका क्या मतलब? ऐड कर देंगे। देखें सिंपल सी बात है, मैंने अपना 750 वाला एसेट भी दे रहा हूं और अपनी जैसे 1250 भी दे रहा हूं, तो मेरा जो नया एसेट मेरे पास मुझे कितने का पड़ रहा है? 2 मिलियन का। चाहे वो जितने का मर्जी है, लेकिन मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है उसके ऊपर? इसका मतलब है मेरा एडिशन तो आ गया 2 मिलियन। व्हीकल था, व्हीकल का एडिशन कितना आ गया? अब आए जरा, ये चीज है कि जो फार्मूले से नहीं कर सकते, वैसे तो कर सकते हैं, फार्मूले बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप जो फार्मूले याद किए वही खराब हो जाए। जो फार्मूले यूटिलाइज होते हैं ज्यादातर वो मैंने आपको बता दिए। ये चीज कभी कभार जिंदगी में देखने को मौका मिलता है किस्मत वालों को। 136 मिलियन प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन of the old vehicle for the period ended 30th April 23 was 0.136 million। याद रखें अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैंने आपको एक बात सिखाई हुई है, अगर क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट फाइंड करनी हो और ना गिवन हो तो उसको 100 लेट कर लिया। क्या लेट कर लो? बताओ ये एसेट आपका कब से आपके पास है? व्हीकल बॉट ऑन 1 अक्टूबर 16। आप सोचो कि उसको कितने का खरीदा था? 100 का। आपने सबसे पहले आपका ईयर एंड कौन सा हुआ होगा? जून 17। आप इस 100 को डेप्रिशिएट करोगे, कितना डेप्रिसिएशन आएगी? 20% रेट है, मल्टीप्लाइड बाय 20% कर लो और मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय कितनी वैल्यू आ? कितनी? 15 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 85। फिर हमारे पास साल आया होगा जून 18 मल्टीप्लाइड बाय 20% 70। कितनी वैल्यू बच गई? 68। फिर आपके पास साल आया होगा जून 19। आप फार्मूला भी इसके ऊपर लगा सकते हो, डायरेक्ट बुक वैल्यू आ जाएगी। मैं बस वो 100 वाला मेथड की एक दफा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 13.6 कितना? 54 जून
20 multiplied by 20%, 10.88, 43.5, इसको राउंड ऑफ नहीं करना, ठीक है। आगे साल आ गया जून 20 मल्टीप्लाइड बाय 20%, 8.70, कितनी वैल्यू आ गई? 34.816। उसके बाद जून 22 मल्टीप्लाइड बाय, हमने एसेट को किस दिन, अप्रैल तक जाना है, मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना? 9632। कितनी वैल्यू बच गई जी? 85। और 30th अप्रैल 23, यही है ना? 30th अप्रैल 23 कितना टाइम बनता है? 10 महीने। मल्टीप्लाइड बाय 20%, मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 4.6421। बुक वैल्यू कितनी आ गई? को जो भी आ रही है इसकी मुझे जरूरत ही नहीं। अब ये जो सब कुछ हमने फाइंड किया है, हम डायरेक्ट भी यहां पर आ सकते थे, 100 को कॉस्ट समझते और उसके ऊपर फार्मूला लगा देते 9 मंथ और बाकी सालों का, 9 मंथ और बाकी सालों का। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, 100 मेथड की प्रैक्टिस करने के लिए। अदरवाइज हमारे पास एक फार्मूला अगर आप ये लगाते 100 इंटू 1 माइनस आर, कितना है हमारे पास? 20%, और टाइम था 9/12 इंटू 1 माइनस 0.80 की पावर कितनी आ जाती? 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 साल। तो आपके पास डायरेक्ट ये अमाउंट आ जाती 27.8528 डायरेक्ट, और उसके बाद उसका 20% लेकर 10/12 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वैल्यू आ जाती। अब जरा हम ये सब क्यों किया? आपने सिर्फ मुझे ये बताना है, ये जो 136,000 है, इस सारी परसेंटेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सी वैल्यू है, तो कौन सी वैल्यू बताओगे? क्या ये बुक वैल्यू है? क्या ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? या ये सिर्फ आपके पास उस 10 महीनों की डेप्रिसिएशन है? तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। आपको कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट मिल जाएगी। आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। क्या करेंगे हम? 136 मतलब 0.136 को डिवाइड मैं कर दूंगा 4.6421 पे, और मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ गई ओरिजिनल कॉस्ट? 2.92, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट। जो एसेट मैंने बेचा है या रिप्लेस किया है उसकी वैल्यू क्या है? 2.929। अब अगली बात सुनिएगा, अगर मुझे उसकी इस साल की डेप्रिसिएशन तो 136 गिवन है, जो 10 महीनों की डेप्रिसिएशन है। अगर मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए तो क्या करूंगा मैं? ये जो वैल्यू मुझे लिखवाई दो, जो यहां पर बुक वैल्यू थी, ये कितनी वैल्यू आ रही थी? 23.2107। अगर मैं 0.136 को डिवाइड कर दूं 4.6421 पे और मल्टीप्लाई कर दूं 23.2107 से, तो पता क्या वैल्यू आएगी मेरे पास? बुक वैल्यू आएगी। और ये गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड का कांसेप्ट है ना, तो कितनी वैल्यू आ गई? 0.6। कितनी आ रही है? 0.6। चेक कर लें, कंफर्म करें कोई ऐसी वैसी वैल्यू। 0.68। अब 0.68 क्या चीज है? बुक वैल्यू। और 2.92 क्या है? और अगर मैं इनको दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे पास डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। मुझे अब सारी वैल्यूज का पता चल सकता है जो मर्जी में फाइंड करना चाहूं। ये 100 वाला मेथड बहुत रिलायबल होता है, लेकिन अप्लाई करना है। और जो बंदा 100 वाला मेथड
और साथ बाकी फार्मूले मिक्स कर लेता है तो इसके लिए और ज्यादा आसान हो जाती हैं चीजें, लेकिन ये सही तरह से अप्लाई करना आना चाहिए। चलें जी, आ जाओ फिर वापस। अब इसकी तो प्रैक्टिस हम दोबारा नहीं करेंगे ना। अब हम किसकी बात करते हैं? डिस्पोजल, जो व्हीकल डिस्पोज किया है उसकी क्या कॉस्ट फाइंड किया है? 2.92 माइनस कर देंगे, एलिमिनेशन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मुझे बता दो एंड पे वैल्यू कितनी बच गई? 3 + 2 माइनस 2.929 2.07। आप मुझे बता सकते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ब्रॉड ऑन कितना था व्हीकल का? मतलब वो 3 मिलियन उसकी कॉस्ट थी और आपने उसकी बुक वैल्यू फाइंड की थी, वर्किंग की थी, ये देख लो। 3 मिलियन उसकी कॉस्ट थी और ये हमने उसकी बुक वैल्यू फाइंड की थी 1722 को। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा। कितना? 2.1645। इसकी एलिमिनेशन तो है नहीं। इसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर एडिशन और फिर डिस्पोजल उसकी डेप्शन प्लस करके। वही पुराना तरीका, ब्रॉड ऑन की बुक वैल्यू लोगे या ब्रॉड ऑन बुक वैल्यू? तो बुक वैल्यू तो अभी हमारे पास पड़ी हुई है, कितनी? 0. यहां पर ये 0.835 माइनस डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमारी कितनी थी साल के शुरू में? डिस्पोजल की बुक वैल्यू साल के शुरू में कोई बता सकता है? साल के शुरू में वो नहीं भी बता सकते तो ये फाइंड कर लो, डिवाइड बाय 4 पॉइंट समथिंग है, मल्टीप्लाइड बाय 27 पॉइंट जो भी आ रहा था। एक मिनट की वो वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ये पड़ी हुई वैल्यू, ये डिस्पोजल है ना, हमने ये फाइंड किया भी होगा, नहीं फाइंड किया तो कर लो। क्या करेंगे? ये बुक वैल्यू नहीं हमने फाइंड यूज करनी, हमने जो बुक वैल्यू यूज करनी होती है वो साल के शुरू वाली यूज करनी होती है। तो वो क्या आएगा? 0.136 डिवाइडेड बाय 4.6421 मल्टीप्लाइड बाय 27.8528। ये वाली बुक वैल्यू फाइंड यूज करनी है। 0.81 बुक वैल्यू फाइंड की है साल के शुरू में। डिस्पोजल की कौन सी बुक वैल्यू लेते हैं? साल के शुरू में। और ये आपके पास 1722 की तो बुक वैल्यू आ रही है 100 से, तो गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। सॉरी, ये तो 100 की आई है ना, ये तो परसेंटेज फॉर्म में आई है, हमें तो अमाउंट फॉर्म में चाहिए। हाँ जी, कितनी अमाउंट कह रहे थे? 0.81 मल्टीप्लाइड बाय 20%, फिर डिस्पोजल 0.136, या दोबारा उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। और एडिशन कितना था? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 30 अप्रैल को हो रहा है ना, मई और जून 2 महीने, 2/12। ये ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आ रही है? ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 3.9। 0.0039 और 2 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई 2/12 0.06। इन तीनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये तो वो पुराना मेथड है ना, डिस्पोजल ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल, फिर डिस्पोजल और फिर एडिशन। 0.20 कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन द फॉर द ईयर आ गया 0.21। डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन आप फाइंड कर चुके हैं। किस तरह से फाइंड करेंगे? उसकी कॉस्ट भी हमने फाइंड कर ली थी और उसकी बुक वैल्यू भी फाइंड कर ली थी। उसका डिफरेंस कितना फाइंड किया था बता दें? 0.2
एक्यूमुलेट डेप्शन बतानी है, ढूंढे जरा किधर थी, ये है, 2.249 ये आपके पास 2.92 कॉस थी और ये 0.68 उसकी बुक वैल्यू थी, तो इसका डिफरेंस कितना आ गया था, 2425 कर लेते हैं। हाँ जी 2.25 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 2.16 में 0.21 ऐड करें और 2.25 माइनस कर दें, कितना आ गया, 0.124। चले जी, ये वाला जो हमारा एसिड बच गया इसको हम कल देखेंगे और बाकी क्वेश्चन भी हमने इसके कल देखेंगे। पर इसमें बाकी वो आपको तो लगता है जरूरत इन दोनों की होगी, ये छोटे छोटे से सवाल है क्योंकि ला की क्लास का टाइम हो गया है, तो ये दोनों कल में क्वेश्चन आपको ये पहली क्लास में खत्म हो जाएंगे। ये छोटे से सवाल है, इनकी वर्किंग ज्यादा, मेन हमारा टाइम इसी पे ही लगना है।